नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के टॉपिक प्लेन एंड एक्सिस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। प्लेन क्या है दोस्तों? प्लेन एक वह काल्पनिक सतह है जहां पर कोई वस्तु गति करती है। एक्सिस क्या है? एक्सिस दोस्तों वह एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है। अब ऐसे समझ में नहीं आता है, अब हम डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है। आप व्यवहार में देखेंगे कि एक गाड़ी का पहिया जिस रोड या जिस धुरी पर घूमता है वो एक्सिस होती है, और जिस जगह में यानी जिस सरफेस पर वो घूमता है वो दोस्तों प्लेन होता है, ठीक है। प्लेन दो आयामी सतह है जो शरीर से गुजरती है और गति का वर्णन करने में उपयोगी होता है, ठीक है। जो शरीर से गुजरता है और गति का वर्णन करने में उपयोगी होता है कौन? प्लेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सिस, सेस्टल एक्सिस। क्या सेस्टल एक्सिस? यह गति की ओर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर लेटरल साइडवर्ड गति होती है। यह फ्रंटल प्लेन पर लंबवत यानी प्रीपेंडिकुलर है, ठीक है। सेस्टल एक्सिस जो है दोस्तों वो फ्रंटल प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर होता है, ओके। इसके बाद सेस्टल एक्सिस के साथ हम देखते हैं फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन यह एक दो आयामी सतह है जो दाएं और बाएं की ओर जाती है और शरीर को आगे और पीछे विभाजित करता है, ठीक है। गति एबडक्शन एंड एबडक्शन। अब समझिए दोस्तों ये क्या है? यह एक ऐसी सरफेस, ऐसी सतह है, आयाम है जो दोनों ओर से शरीर को दाएं बाएं से क्या करती है? घेर लेती है, यानी ये उसकी सतह है। क्या यहाँ पर मूवमेंट्स होगा। अब इसमें सेस्टल एक्सिस क्या करेगा? सेस्टल एक्सिस काम करेगा जो आगे से पीछे की ओर जाता है। इधर देखेंगे आप तो इधर से हमारी क्या होगी? इधर जो हमारी मूवमेंट्स होगी, और ये एक्सिस जो हमारा ऐसे पार करता है ये बीच में क्या करेगा? एक्सिस का काम करेगा, और यहाँ एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेस्टल प्लेन की। सेस्टल प्लेन को दोस्तों मीडियल प्लेन और लॉन्गिट्यूडिनल भी प्लेन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहा जाता है दोस्तों। यह एक दो आयामी सतह है जो आगे और पीछे की ओर जाती है और शरीर को आगे और पीछे की ओर गुजरकर बांट देती है, ठीक है। आप समझिए दोस्तों सेस्टल प्लेन क्या है? सेस्टल प्लेन दोस्तों आगे और पीछे की तरह मूवमेंट कर सकता है, और इसमें एक्सिस क्या है? फ्रंटल एक्सिस। इसमें फ्रंटल एक्सिस काम करता है। क्या फ्रंटल एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो साइड टू साइड जाती है, जिसके चारों ओर आगे और पीछे की गति फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। ये सेस्टल प्लेन के लंबवत यानी प्रीपेंडिकुलर होती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये एरो है, यानी आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट्स होगी, और बाकी इधर उधर से हमारा एक्सिस, इसमें क्या है? एक्सिस होता है, ठीक है, यानी लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन की। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? यह एक दो आयामी सतह है जो शरीर के बीच से गुजरती है और शरीर को ऊपर नीचे भागों में विभाजित कर देता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है दोस्तों? इधर देखिए, ये कोई मान लीजिए ये बॉडी है और इसके ऊपर काट दिया और नीचे काट दिया, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके दोस्तों। ऊपर गति होगी, नीचे गति होगी, और ठीक है। और इसके साथ साथ ही इसमें वर्टिकल एक्सिस होता है। कैसा? वर्टिकल एक्सिस होता है, और वर्टिकल एक्सिस यानी ऊपर से एक रॉड ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। जो सीधी रेखा वर्टिकल गुजरती है जिसके चारों ओर रोटेशन होती है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होती है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, जैसे पंखा क्या करता है? ऊपर से एक्सिस की कार्य करती है एक रॉड, और जो पंखा के फैंस होते हैं, जो पर होते हैं, विंग्स होते हैं जो घूमते हैं, वो दोस्तों एक प्लेन है।
उसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कौन सी मूवमेंट्स होती है, यहाँ रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं, हिप रोटेशन, गोल्फ स्विंग और डिस्कस थ्रो। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्लेन एंड एक्सिस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लीवर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, लीवर एक कठोर छड़ है जिसका उपयोग प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। लीवर एक कठोर छड़ है और जिसका प्रयोग प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है जब किसी बल को प्रतिरोध की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, लीवर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम क्लास लीवर, ये दोस्तों मल्टी यूजर लीवर भी कहलाता है। वैसे इस लीवर को संतुलन का लीवर कहा जाता है। फलक्रम, यहाँ फलक्रम प्रतिरोध व बल के बीच होता है। यहाँ फलक्रम कहाँ होता है दोस्तों, प्रतिरोध व बल के बीच होता है। ठीक है, इससे पहले कि हम डिटेल से समझें, इससे पहले आपको कुछ ये पता होना चाहिए कि इफोर्ट या फोर्स या इफोर्ट ये वो बल होता है जो हम लगाते हैं। इसके बाद फलक्रम व एक्सिस, ये दोनों दोस्तों वो धुरी है जहाँ पर कोई लीवर कार्य करता है, जिस धुरी पर उसका पूरा बल पूरा भार डिपेंड होता है। ओके दोस्तों, लोड और रेजिस्टेंस, इनका मतलब होता है भार। जो हम भार किसी छड़ पर एक तरफ रखते हैं, ये वो भार होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। प्रथम क्लास के लीवर को संतुलन का लीवर भी कहा जाता है। फलक्रम प्रतिरोध व बल के बीच होता है। ठीक है, और यहाँ यांत्रिक लाभ 1 के बराबर होता है। जैसे शेषा जो झूला होता है बच्चों का, वहाँ एक तरफ बीच में दोस्तों एक्सेस होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है और झूला झूलते रहते हैं। यहाँ एक्सेस का बीच में होता है और ये संतुलन का लीवर होता है। ठीक है, कैंची। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम शरीर में बात करें तो एल्बो और नी, एल्बो एक्सटेंशन और नी एक्सटेंशन दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्लास के लीवर है। ओके दोस्तों, प्रथम लीवर में बल का लाभ लेने के लिए ये जैसा कि आप जानते हैं इसे मल्टी यूजर लीवर भी कहा जाता है। तो हम इस लीवर में ही बल का भी लाभ ले सकते हैं। हमें बल भुजा को बड़ा करना होगा और हमें बल का लाभ मिल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, भार भुजा के पास एक्सिस को निकट कर दिया है और बल भुजा को बढ़ा दिया है। और इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, इस स्थिति में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, जब स्टार्ट लेता है, जब स्प्रिंटर स्टार्ट लेता है, स्प्रिंट स्टार्ट, उस समय ऐसी स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ यांत्रिक लाभ 1+ हो जाता है। प्रथम उत्तोलक में गति का लाभ लेने के लिए, जब हम प्रथम उत्तोलक में गति का लाभ लेंगे तो उस समय हमें भार भुजा को बड़ा करना होगा। भार भुजा को क्या करना होगा, बड़ा करना होगा और हमें गति का लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों कैंची का देखिए दोस्तों, ये एक्सेस है और बल पास में है और भार भुजा जो है वो बड़ी कर दी गई, जिससे कि कैंची जो है फटाफट क्या करती है दोस्तों, फटाफट कपड़े को काट पाती है। ठीक है, यानी गति का लाभ मिलता है। ठीक है, द्वितीय क्लास लीवर। ठीक है, इस लीवर को बल का लीवर भी कहते हैं, इस क्लास को बल का लीवर भी कहते हैं। इसमें प्रतिरोध जो है बल व एक्सिस के बीच होता है। प्रतिरोध जो है दोस्तों बल व अक्ष के बीच होता है। यहाँ यांत्रिक लाभ 1+ होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है कूड़ा ढोने की मशीन या दोस्तों ईंटा ढोने की मशीन। ठीक है, ये वाली दोस्तों, ये हमारी द्वितीय क्लास लीवर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ ही पंजों पर खड़े होना। यहाँ देखिए, ये हमारी काफ मसल जो बल का कार्य कर रही है और रेजिस्टेंस जो है हमारे
एड़ी पर आ रहा है और पंजों पर हमारा एक्सिस है। देखिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अक्ष प्रतिरोध व बल, यानी प्रतिरोध जो है बीच में आ जाता है और एक तरफ एक्सिस और एक तरफ बल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पंजों पर खड़े होना, पुशअप पुलअप करना, पुशअप करना, बोतल ओपनर, ठीक है। ये बल का लीवर भी कहलाता है, द्वितीय क्लास लीवर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर। इस लीवर में बल अक्ष व भार के बीच होता है। यहाँ बल क्या होता है दोस्तों, एक्सिस व रेजिस्टेंस के बीच होता है। इसे गति का लीवर भी कहते हैं, इसे गति का लीवर भी कहते हैं। यहाँ यांत्रिक लाभ दोस्तों 1 होता है। और यहाँ दोस्तों ये खेलों में खेलों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला लीवर है। सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर हम फिजिकली एग्जाम्पल की बात करें तो नी या एल्बो फ्लेक्शन, जब नी या एल्बो को फ्लेक्स किया जाता है उस समय हमारा थर्ड क्लास लीवर कार्य करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक्सिस का कार्य हमारी कोनी कर रही है, एल्बो कर रही है, और बल का कार्य हमारी जो बाइसेप्स और जो हमारी बाइसेप्स मसल है वो बल का कार्य कर रही है। ओके दोस्तों, और भार का कार्य, यहाँ जो डंबल पकड़े हुए हैं वो भार का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार क्रिकेट में छक्का मारना, बल्ला, ठीक है, क्रिकेट, बल्ला, हॉकी की छड़ी और ये झाड़ू लगाने वाली, खड़े होकर झाड़ू लगाने वाली लंबी झाड़ू। ये 1 मिनट दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थर्ड, ठीक है। देखिए दोस्तों, तृतीय क्लास लीवर, ठीक है। इस लीवर में बल अक्ष व भार के बीच होता है, इसे गति का लीवर भी कहते हैं। खेलों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। यांत्रिक लाभ 1 होता है। यहाँ बल अक्ष व भार के बीच होता है। इसका बेस्ट उदाहरण है नी और एल्बो फ्लेक्शन। और इसके साथ साथ ही खड़े होकर झाड़ू लगाने वाली झाड़ू और क्रिकेट का बल्ला और हॉकी की छड़ी, ये सभी थर्ड क्लास लीवर के बेस्ट एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। यानी किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में मांसपेशियाँ कैसे सिकुड़ती हैं इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। मांसपेशियों के संकुचन को मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होना ही क्या है, संकुचन कहलाता है। मसल संकुचन 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मसल संकुचन जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। इनकी खोज 1953 में हैटिंगर व मूलर द्वारा की गई। किसकी? आइसोमेट्रिक की खोज 1953 में हैटिंगर व मूलर के द्वारा की गई। और आइसो का मतलब, यहाँ आइसो का मतलब समान और मैट्रिक का मतलब माप होता है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों एक समान माप रहे, ऐसा कंट्रैक्शन, ठीक है। इसमें जोड़ों का कोण और मांसपेशियों की लंबाई नहीं बदलती, कार्य होता है मगर दिखाई नहीं देता है। एक बार, इसमें जोड़ों का कोण और मांसपेशियों की लंबाई नहीं बदलती है, कार्य होता है मगर दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल, दीवार को धक्का देना, प्लैंक एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक की खोज 1954 में डॉक्टर लोनिक द्वारा की गई। इसे आप याद कर सकते हैं। टोनिक कौन देता है? डॉक्टर देता है। ओके। आइसो का मतलब, यहाँ आइसो का मतलब समान और टोनिक का मतलब तनाव होता है। जहाँ समान तनाव वाली एक्सरसाइज हो वो उसे हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज कह सकते हैं। इस मूवमेंट्स में जोड़ों के कोण और मांसपेशियों की लंबाई बदलती है। इस मूवमेंट्स में जोड़ों के कोण और मांसपेशियों की लंबाई प्रॉपर बदलती है। यहाँ 2 मूवमेंट्स होते हैं, इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक मांसपेशियों की लंबाई जब बढ़ती है। एग्जाम्पल, बाइसेप्स कर्ल
के दौरान वजन को नीचे लाना, बाइसेप्स कर्ल के दौरान वजन को नीचे लाना। ओके, अब दूसरा मूवमेंट्स कंसेंट्रिक, ठीक है। एक यहाँ डोम्स की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और कंसेंट्रिक मांसपेशी की लंबाई कम होती है जब बल का उत्पादन किया जाता है, उस समय मांसपेशियों की लंबाई कम होती है। बाइसेप्स कर्ल के दौरान वजन को क्या करना है, ऊपर उठाना। ओके दोस्तों, आइसोकाइनेटिक, इसकी खोज 1968 में जे पेरिन के द्वारा की गई। आइसो का मतलब समान, काइनेटिक का मतलब गति। यहाँ आइसोकाइनेटिक में वो एक्सरसाइज होती हैं जो समान गति के साथ की जाती हैं, जिसकी खोज 1968 में जे पेरिन के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, यह गति की निरंतर दर के साथ मांसपेशियों की कार्रवाई से संबंधित है। यह गति समान गति व समान तनाव के साथ संपन्न होती है। ये गति जो है समान गति व समान तनाव के साथ संपन्न होती है। एग्जाम्पल, तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्विमिंग और ट्रेडमिल। इस गति को दोस्तों ऐसे नहीं किया जा सकता और इसको मशीनों के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। यह पानी वाले खेलों में ये गति होती है, जिसे हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक मेथड। ओके, अब बात करते हैं मोशंस के बारे में बात करते हैं कि मोशंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करें। मोशन यानी गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम होता है लाइनियर मोशन, जब शरीर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक सीधी रेखा में चलता है। ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है हमारा सीधी रेखा में, ठीक, तब वहाँ होता है हमारा लाइनियर मोशन। रोटेशनल मोशन, जब शरीर एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमता है और वृत्ताकार पथ में घूमता है, यानी गोल गोल घूमता है। ये दो प्रकार का होता है, तो ये रोटेशनल मोशन कहलाता है। एक होता है इंटरनल एक्सिस और नी बेंडिंग, और एक होता है एक्सटर्नल एक्सिस, जिम्नास्टिक में स्विंग करना। यहाँ दोस्तों जब नी बेंडिंग करेंगे तो ये हमारा एक्सिस जो है अंदर की तरफ होगा और जिम्नास्टिक में स्विंग करेंगे तो एक्सिस दोस्तों, एक्सिस कहाँ होगा, बाहर होगा। क्या एक्सिस बाहर है और मूवमेंट्स क्या होती है, अंदर होती है। ओके दोस्तों, जनरल मोशन, ये ऐसी गति है या ऐसा मोशन है जिसमें लाइनियर और रोटेशनल मूवमेंट्स एक साथ क्या होता है, एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, यानी लाइनियर और रोटेशनल मूवमेंट्स का संयोजन है। जैसे कि साइकिल चलाते समय हमारा धड़ आगे बढ़ता है जबकि पैर हमारे रोटेशनल मूवमेंट को एक साथ करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मोशन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप गति क्या होती है। इससे पहले कि हम प्रक्षेप गति के बारे में समझें, इस चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया गया है जिससे ये जो कर्व बना है और इस कर्व को कहा जाता है पैराबोला। इस कर्व को कहा जाता है पैराबोला। ठीक है दोस्तों, और इस जो कर्व बना वो हमारा पैराबोला कहा जाता है और ये कर्व के दौरान इसने जितनी दूरी तय की इसे रेंज कहा जाता है। और जब कोई वस्तु प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्ट की जाती है उस समय वस्तु जब हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाती है उसे कहा जाता है असेंट टाइम, और जो वस्तु अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है उसको कहा जाता है अपेक्स पॉइंट। और अपेक्स पॉइंट से जब वस्तु नीचे की तरफ गति करती है और उस समय जो समय लगता है उसको कहा जाता है डिसेंट टाइम। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल
प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यानी प्रक्षेप वह वस्तु या गति है। जब कोई प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये दोस्तों वह वस्तु या गति है जिसे किसी बल द्वारा हवा में प्रक्षेपित किया जाता है, जिसे किसी बल द्वारा हवा में प्रक्षेपित किया जाता है। और एक बार हवा में छूटने के बाद उस पर दोस्तों दो बल कार्य करते हैं, उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वस्तु को नीचे की तरफ खींचना चाहता है, और दूसरा होता है एयर रेजिस्टेंस जो वस्तु को हवा में ही उसकी गति को धीमा करता है, ठीक है। जब कोई खिलाड़ी या उपकरण जैसे भाला या गेंद को हवा में फेंका जाता है और वह एक वक्र पथ पर चलते हुए जमीन पर गिरता है तो यह गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। ये प्रक्षेप गति का दोस्तों क्या हुआ, अर्थ हो गया, प्रक्षेप गति का अर्थ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं खेलों में प्रक्षेप गति की ऊंचाई व दूरी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यानी प्रमुख कारक काय के प्रक्षेप गति के प्रमुख कारक, आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमारा है कौन सा दोस्तों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हम किस एंगल पर किसी वस्तु को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु को बहुत अधिक या कम कोण पर फेंका जाए, यानी कभी बहुत अधिक कोण पर या बहुत कम कोण पर फेंका जाएगा तो वस्तु दूरी को कम तय करेगी। सैद्धांतिक रूप से 45 यानी 45 अंश का कोण अधिकतम दूरी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी, अब इससे पहले हम आपको बता दें किसी चीज़ को आपने बहुत हाइट पर यानी ज़्यादा कोण पर फेंका तो वो वस्तु ऊपर जाकर डायरेक्ट नीचे आएगी, दूरी को तय नहीं करेगी। अगर आपने बहुत कम कोण पर किसी वस्तु को फेंका तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक दूरी तक नहीं जाने देगा। जब हम 45 पर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, 45 एंगल पर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इन दोनों यानी एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स का विरोध करके अधिकतम दूरी को तय करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग भी दोस्तों प्रोजेक्टाइल के समय बहुत महत्व रखता है। प्रक्षेपण के समय वस्तु की गति जितनी अधिक होगी, यानी दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी जितनी अधिक होगी, प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक दूरी तक वस्तु जाएगी। एक खिलाड़ी की मांसपेशी ताकत पर भी निर्भर करती है। अगर किसी खिलाड़ी की मांसपेशी ताकत बहुत अधिक है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी अधिक होगी, जिससे वस्तु क्या करेगी, बहुत अधिक दूरी तक जाएगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण की ऊंचाई, जिस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है। यदि फेंकने वाला बिंदु गिरने वाले बिंदु से ऊंचा है, अब मान लीजिए आपने फेंकने वाला बिंदु गिरने वाले बिंदु से ऊंचा है तो क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे शॉट पुट फेंकते समय एथलीट का हाथ, तो 45 से थोड़ा कम कोण भी बेहतर परिणाम दे सकता है। तो 45 से थोड़ा कम कोण भी परिणाम दे सकता है। ओके दोस्तों, ये होता है प्रक्षेपण की ऊंचाई। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है लेवल में तो आपको प्रोजेक्ट करते समय किसी भी वस्तु या पदार्थ को क्या करना होगा, 45 डिग्री पर छोड़ना होगा, फेंकना होगा, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या रोल अदा करती है, ये प्रक्षेप को नीचे की ओर खींचती है। ये प्रक्षेप को जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, नीचे की ओर खींचता है और इसके पथ को पैराबोला कहते हैं। क्या
इसके पथ को पैराबोला कहते हैं, जो ग्रेविटी के कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रोजेक्शन की स्पीड तेज होती है तो ये ग्रेविटी का विरोध करता है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए जो वस्तु या पदार्थ है उसकी क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम है। इसके बाद उसकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी गति कम होने लगती है, जिसके लिए जो ग्रेविटी है धीरे धीरे नीचे क्या करती है, ज़मीन पर गिरा देती है। एयर रेजिस्टेंस हवा की गति और दिशा वस्तु की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। जैसा कि आप समझें, अब ये जेवलिन को प्रोजेक्ट किया, और अगर एयर इस समय जिस दर हमने फेंका है उसके प्रतिरोध यानी उसके उल्टा एयर जो है अभी फ्लो हो रही है, तो उस समय दोस्तों हमारा जेवलिन अधिक दूरी तय नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर हम जेवलिन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जिस दिशा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी दिशा में एयर फ्लो हो रही है, तो उस समय हमारा जेवलिन अधिकतम दूरी तक क्या करेगा, दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल एथलेटिक्स में भाला फेंक, ठीक है, चक्का फेंकना, लंबी कूद करना। ओके, फ्री थ्रो के लिए फ्री थ्रो करना किसमें, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में किक मारना और क्रिकेट में छक्का मारना। ये जो है दोस्तों क्रिकेट में छक्का मारना, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके दोस्तों, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। उम्मीद करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको सही से समझ में आया होगा। अगर आपको सही से समझ में आए, अगर थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।